नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने हैं उसकी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट, जो हमारा ग्रामर का जितने भी टॉपिक्स हैं जिससे जो टू द सिलेबस हम लोग क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, विच फॉर्म ऑफ द पहला क्वेश्चन दिया गया, विच फॉर्म ऑफ The tense is used to describe the things that are happening right now। ऐसा टेंस जो तुरंत, जो भी घटनाएं तुरंत घटित हो रही है उसको किस टेंस में हम लोग इंडिकेट करते हैं, किस टेंस में उसको रखते हैं, यही पूछा जा रहा है। जो घटनाएं अभी प्रेजेंट टाइम में घट रही हो तो सीधी बात, जो वर्तमान समय में घटनाएं घट रही है उसको हम किस में रखेंगे, तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ऑप्शन या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट दिया गया है, लेकिन हमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की सही फॉर्म को भरना है। पहले हम देखते हैं सेंटेंस जो दिया गया वो किस टेंस में दिया गया है और किस टेंस में हमें उसके वर्ब के फॉर्म को भरना है। तो जैसे दिया गया क्वेश्चन, सेंटेंस है, वी डैश 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 गो टू गुवाहाटी बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो दोस्तों, इस सेंटेंस जो दिया गया इसमें लास्ट मंथ को हम लोग ध्यान देंगे कि लास्ट मंथ हमने पढ़ाया था, जब ग्रामर आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था लास्ट, यस्टरडे और एगो। ये जो तीन शब्द है ये किसी भी सेंटेंस में अगर दे देता है तो इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, सिंपल पास्ट। ऐसा शब्द जो जिस भी टेंस में या सेंटेंस में पाया जाता है तो वो किस टेंस का सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो क्या यहाँ पे गो को विल गो करेंगे, वेंट करेंगे, गॉन करेंगे, विल हैव करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म को बनना होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को बनना होता है। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। हमें यहाँ पे क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को बनना है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी देखना है कि वर्ब की सही फॉर्म को हमें भरना है। तो दिया गया है सेंटेंस, क्या दिया गया है, एवरी मॉर्निंग सी डैश 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 वेक अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब भी हम डेली रूटीन की बातें करते हैं, जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है, जो भी हम डेली रूटीन मतलब दिन प्रतिदिन जो हमारा डेली का काम होता है उसको हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं या किसी को बताते हैं तो वो किस टेंस में होता है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है। यहाँ पे एवरी मॉर्निंग सी वेक, वेक जो यहाँ दिया गया इसको किसमें हमें बनना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी हमारी डेली रूटीन की घटना होती है वो हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑप्शन दिया गया इज वॉकिंग, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, नहीं होगा। वॉक दिया गया ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया वेक और वेक्स, ये दोनों देखेंगे, ये दोनों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है। सी क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस यस या ईएस को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारी वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस फॉर्मेट होता है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो यस या ईएस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे, सीधे वर्ब को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी क्या, ये सिंगुलर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वेक्स सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन प्लू परफेक्ट इज यूजुअली डैश डैश टेंस इन द इंग्लिश। इन इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में जो प्राय प्लू परफेक्ट इज यूजुअली, प्लू परफेक्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है जो कार्य हो चुका है, कार्य भूत में समाप्त हो चुका है। तो ऐसा कार्य जो भूत में मतलब पास्ट में समाप्त हो जाता है उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, ऑप्शन बी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट, ऑप्शन डी दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये सब घटनाएं किसी प्लू परफेक्ट मतलब क्या था, जो पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी होती है उसको हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यही सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
टिक द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। हमें क्या होता है ना, पंक्चुएशन हमारे सिलेबस में पंक्चुएशन एक टॉपिक दिया गया, उससे क्वेश्चन बनना तय है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पंक्चुएशन से 1-2 क्वेश्चन आना जरूरी है, मतलब आएगा अवश्य, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है एक टॉपिक में। ऑप्शन है दे इन्वोक्ड, कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। ऑप्शन सी कहते हैं दे इन्वोक्ड गॉड्स हु के बाद कहीं भी कॉमा का यूज नहीं करते हैं, ये भी गलत है। दे गॉड्स, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन, इसका यूज हम नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दे इन्वोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड। यहाँ पे भी हमें क्या होता है ना, पंक्चुएशन का देखिएगा, पंक्चुएशन से क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस सेट आ रहा है सब में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पंक्चुएशन से संबंधित क्वेश्चन पूछना तय है कि एक नया क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऑप्शन ए दिया गया द गंगा। पहली बात तो ध्यान देंगे, जब प्रॉपर नाउन होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ गंगा क्या स्मॉल लेटर में कर दिया गया, तो ये सीधे यहीं पे गलत होगा। ऑप्शन बी देंगे द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। ऑप्शन सी में भी गंगा को इस्तेमाल कर दिया गया था, यहाँ इस वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन बी और डी दिया गया दोनों सेम दे दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर सही होगा, ऑप्शन डी भी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सेम दिया गया है, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है जेरी सेड आई एम स्टडिंग ए लॉट एट द मोमेंट। दोस्तों ध्यान देंगे, नरेशन, पंक्चुएशन, नरेशन, पैसिव वॉइस, ये सबसे सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, इन सबसे क्वेश्चन बनना, मतलब ये सिलेबस में हमारे दिया गया है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 1-2 क्वेश्चन सबसे, जैसे पंक्चुएशन में 2 क्वेश्चन आना है, डायरेक्ट नरेशन में भी 2 क्वेश्चन आना है, इन सबसे क्वेश्चन पूछना है। दिया गया जेरी सेड, इसका क्या करेंगे हम, इसका हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट में बताना है, डायरेक्ट में दिया गया, जैसे दिया गया जेरी सेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, जेरी के अनुसार क्या करेंगे ही, एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, स्टडिंग, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, मूवमेंट हो जाएगा। देखते हैं किसमें मैच कर रहा है। जेरी सेड, यहाँ पे देखिए दैट सब में यूज होगा, दैट नहीं यूज हुआ, मिसप्रिंट है, दैट ही वाज स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट दैट मूवमेंट। ऑप्शन बी जेरी सेड दैट ही वाज स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट दिस मूवमेंट, जेरी सेड आई वाज, यहाँ पे आई नहीं होगा, वुड नहीं होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे दिस का यूज कर दिया, ये सब गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जेरी सेड दैट ही वाज स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट एट दैट मोमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्या है, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसका हम देखेंगे नरेशन में चेंज कैसे करेंगे, दे सेड, यहाँ पे दैट करेंगे, फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया, इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, हैड लिव्ड। हियर का क्या हो जाता है, हियर जब डायरेक्ट में दिया रहता है उसको नरेशन में हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन देखते हैं किसमें है, दे सेड दैट दे हैव लिव्ड, यहाँ पे देखिए हैव का यूज कर दिया है, गलत है, यहाँ पे भी देखिए लिव्ड का पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में भी देखिए हैव का प्रयोग कर दिया गया, तो यहाँ पे गलत होगा, सही क्या होगा हमारा, दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आई गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock पीटर सेड। तो इसका देखते हैं नरेशन फॉर्म क्या होगा, पीटर सेड दैट, क्या होगा, पीटर सेड दैट, पीटर सेड दैट, यहाँ पे आई दिया गया, पीटर के लिए क्या यूज होगा, ही कर देंगे, गेट अप होगा तो इसका क्या करेंगे, गॉट अप, फिर उसके बाद सीधे ऐसे सेंटेंस को उतार लेंगे, देखते हैं पीटर सेड दैट ही गॉट अप, यहाँ पे देखिए आई का यूज करेंगे, यहाँ पे हैड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए गेट अप का यूज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, पीटर सेड दैट ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखते हैं, गिविंग वन सेल्फ एयर मीन्स, ये जो इडियम फ्रेजेस दिया गया, मुहावरा भी हमारे सिलेबस में एक टॉपिक के रूप में दिया गया, तो इससे क्वेश्चन बनना है। तो देखते हैं ये जो मुहावरा दिया गया इसका मतलब क्या हुआ है, दिया गिविंग वन सेल्फ एयर मतलब क्या होता है, तो क्या होता है इसका मतलब देखते हैं, घमंड तरीके से, घमंड रूप में पेश आना, किसी से एरोगेंटली बिहेव करना, मतलब घमंडी तरीके से किसी से बिहेव करना, उससे बर्ताव करना क्या होता है, गिविंग वन सेल्फ एयर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन नहीं,
रेडी टू एक्ट नहीं, बिहेविंग एरोगेंटली, आउट ऑफ हिज माइंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, बिहेविंग एरोगेंटली, गिविंग वन सेल्फ एयर मतलब क्या होता है, बिहेविंग एरोगेंटली, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। द हीट ऑफ द डे, दोस्तों द हीट ऑफ द डे, आप लोग ध्यान देंगे, सुनते होंगे अभी जैसे कोई भी न्यूज आती है, आज की ताजा ताजा खबर, आज की गर्माहट भरी खबर, ये सब हमारे जो होते हैं सब लोग बोलते रहते हैं, तो हम लोग इसको ध्यान से सुनते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उस दिन की जो इश्यूज चल रहे होंगे उसकी खबर उन्हें देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, द हीट ऑफ द डे मतलब आज दिन की गर्माहट क्या होती है, जो इश्यूज होते हैं। द बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, वार्म एंड हॉट डे नहीं, ब्राइट सनशाइन, समर सीजन, समर सीजन नहीं, ब्राइट सनशाइन नहीं, वार्म एंड हॉट नहीं, बल्कि क्या होगा, ये बर्निंग इश्यू ऑफ दैट टाइम, जो उस टाइम, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में कोई इशू कोई मुद्दा हो जाता है तो उससे संबंधित जितने जहां भी जाइए देखिए उसी बारे में चर्चाएं होती रहती, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोई मुद्दा किसी दिन उठ जाता है तो दिन भर चाहे जिधर घूमिए आप लोग देखिए उसी के बारे में चर्चाएं होती रहती, लोग एक दूसरे की जगह बैठ बैठ के बातें करते रहते उसी टॉपिक के बारे में, वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं हॉट ऑफ द डे होता है, बर्निंग इश्यू ऑफ द। ये मुहावरा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुहावरा कभी भी सीधा अर्थ नहीं देता है, उससे संबंधित क्या करता है, इंडिकेट करके उसका कुछ अलग अर्थ देता है। तो आप लोग एकदम सीधा अर्थ न निकाल के, बल्कि उससे संबंधित जो अर्थ होते हैं उसको निकाला करें भावों को देखकर। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, द मीनिंग ऑफ मोडियस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये भी एक मुहावरा है। द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, वर्क इज वर्शिप, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, कॉज ऑफ ट्रेंडिंग टू कॉज स्लीप। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब मॉडस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है, किसी भी मैटर को पेश करने का तरीका, किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य को संचालित करने का तरीका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी देखते हैं, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, किसी भी मैनर जो होता है ऑपरेट, किसी भी चीज को ऑपरेट करना है प्रोसीड करने का जो मैनर होता है उसे क्या कहते हैं, मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टू द बुल बाय हॉर्न मीन्स, टू द बुल बाय हॉर्न मीन्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक तो बुल, ऊपर से हॉर्न का यूज किया जाए, बुल जो खतरनाक जानवर होता है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके सामने हॉर्न बजा के उसको, ये सब याद करने का एक तरीका है। इसका मतलब सेम यही नहीं होता, इसके भाव को देख, जैसे अभी आप बैल के सामने हॉर्न बजाएंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको मारेगा ही ना। इसका मतलब क्या होता है, एक तो खतरनाक चीज, उसके सामने क्या है, बहादुरी से पेश आना, मतलब हॉर्न बजाना। फेस डिफिकल्ट विथ लेस कॉन्फिडेंस, लेस कॉन्फिडेंस की बात नहीं, क्योंकि वो तो खतरनाक के सामने एकदम डट के खड़ा है। रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्टी, वो भाग भी नहीं रहा है। पुट द बुल्स हॉर्न नहीं, बल्कि ऑप्शन डी जो दिया गया, फेस डिफिकल्टी बोल रही, जो परेशानियां होती है उसको बहादुरी तरीके से फेस करना क्या होता है, टू द बुल बाय हॉर्न, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर, टू मीन्स मैटर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मैटर को कम करके दिखाना, किसी भी तथ्य को कम करके पेश करना। इसका मतलब क्या था, अभी जैसे हम लोग नहीं जानते हैं यार, तो हम लोग देखेंगे मीन्स, यहाँ मीन्स दिया गया था, हम लोग जानते हैं मिनिमाइज एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कम करना या छोटा करना या घटाना। यहाँ पे इसे मीन्स से हम लोग ऐसे क्या करके रिलेट करके याद कर लेंगे, क्योंकि मीनिंग ऐसे सारी मीनिंग तो हमको याद नहीं हो जाती है अच्छे से, हम क्या करेंगे, रिलेट कर करके शब्दों को याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। मीन्स मतलब मीन्स से क्या कर देंगे, हम मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज, तो हमारा क्या हो जाए, कम करना, घटाना या छोटा करना। तो यहाँ पे क्या सही है, टू मीन्स मैटर मतलब टू स्पीक इनडायरेक्टली नहीं, टू स्पीक लाउडली, ग्लॉस ओवर या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्लॉस ओवर मतलब होता है मिनिमाइज करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लुक आई विल पे यू बैक, वुड यू प्लीज कॉल द, ये जो कॉल द इसके बाद क्या हमें करना है, ये इडियम फ्रेजेस यहाँ पे भरना है, सही इडियम फ्रेजेस क्या होता है। यहाँ पे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या दिया गया है, टू लुक आई विल पे यू बैक, यू विल प्लीज कॉल द, देखो मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा, लेकिन
उसके बाद हमें धमकी नहीं देनी। तो जो धमकी न देने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल द डॉग्स ऑफ। ऑप्शन सी यहाँ पे करें, कॉल द डॉग्स ऑफ मतलब धमकी न देना, टू नॉट टू थ्रीटेन मतलब क्या होता है? धमकी न देना होता है। मतलब क्या? कॉल द डॉग्स ऑफ मतलब होता है कि हमें धमकी नहीं देना है, मतलब हम तुम्हारे बिल को पे कर देंगे लेकिन उसके बाद हमें धमकी नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, डॉग्स ऑफ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अर्थात प्रश्नवाचक सेंटेंस में चेंज करना है। देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, इज देयर नथिंग। पहले तो हम देखेंगे जो नथिंग यूज किया गया या निगेटिव के लिए यूज किया गया। जब इसको हम इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव में करेंगे तो नथिंग का क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाएगा? एनीथिंग। इसका एनीथिंग दैट इम्प्रेसिव, ये तो गलत है, यहाँ पे भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, आर का पहली बात प्रयोग ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हमें जब इज दिया गया तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग और वही सेम रहेगा। डस का यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि टेंस वही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए दिया गया, इज देयर एनीथिंग पार्टिकुलरली। दोस्तों ध्यान है, जब भी नथिंग कहीं दिया रहता है अगर निगेटिव सेंटेंस में, तो अगर उसका अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? नथिंग को एनीथिंग में चेंज कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ दिया है, देयर इज देयर एनीथिंग पार्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इसको भी क्या करना? प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है। यहाँ पे क्या अर्थ निकलना? वर्च्यू क्या होता है? इट्स ओन रिवार्ड, उसका खुद का रिवार्ड पुरस्कार क्या होता है? वर्च्यू होता है। हैज नॉट, यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये परफेक्ट में नहीं जाएगा। व्हाट इज वर्च्यू, यहाँ पे पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे तो बताया है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। यहाँ पे ना तो अर्थ बदलना चाहिए ना तो टेंस बदलना चाहिए, टेंस भी वही होना चाहिए और अर्थ भी बदलना नहीं चाहिए, अर्थ सेम होना चाहिए। इज नॉट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू इज ओन वर्ड्स इजंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग का यूज किया गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड का इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एवरीवन इज डिपेंडेंट, चेंज इनटू निगेटिव। इसको क्या करना है? निगेटिव में चेंज करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी एवरीवन दिया रहा है किसी इंट्रोगेटिव या सिंपल सेंटेंस में दिया रहता है तो एवरीवन का हम जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे? इसका निगेटिव क्या होता है? नोबडी। एवरीवन का निगेटिव नोबडी होता है। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया। डिपेंडेंट का क्या कर देंगे? इनडिपेंडेंट कर देंगे। जो आश्रित है और क्या करेंगे? अनाश्रित, उसका निगेटिव करेंगे उल्टा। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरीवन नहीं होगा, समवन नहीं होगा, नथिंग नहीं होगा। नथिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? ये वस्तु के लिए है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब व्यक्ति की बात होगी तो नोबडी का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस, चेंज कॉम्प्लेक्स। इसको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग वाक्य को बोलेंगे, बोलने के बाद जब ये वहां पे एक डिपेंडेंट एक और क्या करता है? फ्री क्लास, मतलब एक आश्रित क्लास होता है, एक स्वतंत्र क्लास होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक स्वतंत्र क्लास होना चाहिए, जैसे कोई क्लास बोलने के बाद ऐसा महसूस हो कि अभी आगे कुछ बोलना बाकी है, जब ऐसा हमें महसूस होता है तो हमारा क्या हो जाता है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य होता है। द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, आर यहाँ पे कहाँ से होगा? जैसा सेंटेंस लाना चाहिए उसी प्रकार। द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑलवेज जो सफलता प्राप्त वो हमेशा क्या करते? कठिन परिश्रम करते। ये तो स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन सी देखें द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। ऑप्शन डी द स्टूडेंट हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो सफल नहीं होते। तो ये सब तो एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया, इसको सिंपल सेंटेंस दिया, लेकिन हमें क्या बताना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं द स्टूडेंट, ऑप्शन सी देखते द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड, वह स्टूडेंट विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करता है। अब ऐसे बोलने के बाद अभी लग रहा है कभी कुछ बोलना बाकी है। ऑलवेज गेट सक्सेस, वो हमेशा क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम ग्रामर से लेके आए और टू द सिलेबस है, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और कहीं पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हमारा साथ देते रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।